आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सैकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आते हैं आज की अपनी कहानी के ऊपर। आज की कहानी मैं कई बार बोल चुका हूं पहले भी, वो लाइनें कि कई बार मैं सोचता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई रिश्ता बच सकता है, कोई ऐसी चीज जिससे जुर्म बच सकता है। मुझे लगता है कि शायद एक चीज मुझसे छूट गई थी या रह गई थी कि एक ऐसे भी कोई क्राइम कर सकता है। आज की कहानी उसी छूटे हुए शायद हिस्से की भरपाई करेगी। कहानी गुजरात के वलसाड की है। बात इसी 28 अगस्त की है, करीब 8-10 दिन पुरानी। वलसाड शहर में एक नदी के किनारे एक कार खड़ी थी, सुनसान। किसी राहगीर की नजर पड़ी, उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस की टीम आती है कि भाई ऐसी जगह पर एक कार क्यों खड़ी है। तो पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, कार के अंदर झांकती है तो देखती है कि कार की पिछली सीट पर बड़ी गठरी की तरह बनाकर एक लाश रखी हुई है। लाश को छुपाया नहीं गया था। दूर से ही, कार के बाहर से ही साफ साफ तौर पर पता चला था कि लाश एक महिला की है। पुलिस ने दरवाजा खोला, बाकी टीमों को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस की बाकी टीम आई तो लाश का मुआयना किया गया। पहली नजर में जो नजर पड़ी वो गले पे निशान था, तो साफ बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उसी वक्त एक अंदाजा हुआ कि इस महिला की गला घोंट कर हत्या की गई। पुलिस ने लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। अब लाश के आसपास से और कोई ऐसी चीज मिली नहीं, ना मोबाइल, ना आई कार्ड। ऐसा लगा कि जिसने भी मारा है वो शायद लूटपाट करके निकल गया। अब पुलिस को सबसे पहले लाश की शिनाख्त करनी थी, हालांकि उनके पास गाड़ी का नंबर भी था। तो पुलिस ने कहा कि चलो पहले ये पता करते हैं कि आसपास में कहीं कोई महिला मिसिंग तो नहीं है। तो उन्होंने अपने ही अलग अलग पुलिस स्टेशन में सबसे पहले सर्च करना शुरू किया। तो जल्दी पता चल गया कि वलसाड में ही एक दिन पहले रात को, पिछली रात को, यानी 27 अगस्त की रात को, एक शख्स जिसका नाम हरेश है, उसने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। और उस रिपोर्ट में उसने लिखाया है कि उसकी वाइफ पिछली रात से घर से गायब है और उसका नाम था हरेश बलसारा। तो उसने कहा कि उसकी वाइफ, जिसका नाम बबीता है, वो गायब है और घर से ये कहकर गई थी कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, और उसके बाद से लौटी नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ है। तो हमने उसको काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की, इधर उधर रिश्तेदारों के पास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब, बल्कि वाइफ का नाम बबीता नहीं, वैशाली, तो वैशाली बलसारा। तो उसने कहा कहीं भी वैशाली का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हम फिर भी उसे ढूंढते रहे कि शायद इधर उधर कहीं हो। लेकिन जब कहीं नहीं मिली, देर रात हो गई, तो मजबूरन हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ा और इसलिए हम रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि मेरी वाइफ वैशाली बलसारा मिसिंग, और वो अपनी गाड़ी में खुद गई थी। अब जैसे ही पता चला कि एक वैशाली नाम की महिला मिसिंग है, पुलिस की एक टीम ने फौरन हरेश बलसारा को कांटेक्ट किया और कहा कि आप आइए और एक लाश है, जरा इसकी शिनाख्त कीजिए। तो हॉस्पिटल में ले जाकर हरेश बलसारा को वो लाश दिखाई गई। हरेश बलसारा ने लाश देखते ही पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगा। ये लाश उसकी ही बीवी की थी। अब पहले तो यहां ये साफ हो गया कि चलो मरने वाली कौन है, लेकिन अब ये कि एक कार के अंदर लाश, कार भी उसी की, गला घोंट कर मारा गया, कातिल कौन हो सकता है। तो पुलिस भी फूक फूक कर कदम रखती है। पुलिस ने सबसे पहले तो ये शुरुआत की हस्बैंड से ही, क्योंकि हर एक पे शक करना जरूरी होता है। तो हरेश से बड़ी बारीकी से पूछताछ की गई। कहा गया कि आपने पिछली रात रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद आप दोबारा पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए, आपने पता क्यों नहीं किया। तो उसने सफाई दी कि भाई मैं इधर उधर ढूंढ रहा था, मैं इधर उधर और लोगों से कांटेक्ट कर रहा था और रिपोर्ट तो लिखा चुका था, मैं फिर कांटेक्ट करता। तो ये सारी बातें हुई। फिर कब शादी हुई, कैसी जिंदगी चल रही थी, कुछ पड़ोसियों को, हरेश के रिश्तेदारों को अलग अलग पुलिस की टीम ने इन्वेस्टिगेट और इंट्रोगेट करना शुरू किया। तमाम घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस को लगा कि हरेश सच बोल रहा है, इसका अपनी इस बीवी के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। ये भी पता चला कि दोनों पति पत्नी में बड़ा प्यार भी था, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, दहेज वहेज की कोई बात नहीं थी। पड़ोसियों ने भी कहा कि बड़ा अच्छा कपल था। तो इन तमाम चीजों के बाद पुलिस को लगा कि हरेश उनके शक के रडार से बाहर है और उसने कत्ल किया नहीं, तो फिर कातिल कौन है। अब पुलिस फिर अपनी बेसिक पर लौटी। तमाम पूछताछ के बाद उसने कहा कि चलो जिस जगह पर यह लाश मिली, नहर के किनारे, वहां से लेके हरेश के घर तक जो भी सीसीटीवी कैमरा उसको खंगालते हैं। दूसरा, जो वैशाली का मोबाइल फोन है उसकी कॉल डिटेल को खंगालते हैं। अब इन दोनों कामों के लिए अलग अलग पुलिस टीम को लगा दिया गया। पुलिस टीम एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, एक कॉल डिटेल की डेटा निकाल रही है। निकालते निकालते आखिरकार 2 सुराग मिले पुलिस को। एक सुराग मिला कॉल डिटेल्स। पता चला कि जिस वक्त वैशाली अपने घर से निकली, उसने अपने पति से ये कहा था कि मैं किसी से मिलने जा रही हूं, कुछ काम है,
और थोड़ी देर में लौट आऊंगी। बस उसने इतना ही बताया, ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। अच्छा, इससे पहले भी कई बार वैशाली ये बता कर गई थी कि मैं जा रही हूँ, कुछ देर हो जाएगा या जल्दी आ जाऊंगी। तो ये नॉर्मल बात थी पति के लिए भी उसके। तो उस दिन लेकिन जब उसके कॉल डिटेल को खंगाला गया तो पुलिस ने देखा कि 2 ऐसे कॉल थे जो एक ही नंबर से थे, और मोबाइल में बाकायदा वो नंबर फीड भी था नाम से। और उस कॉल डिटेल को जो निकाला गया तो उसमें जो नाम आ रहा था वो लिखा हुआ था बबीता। अब टाइमिंग ऐसी थी कि जिस वक्त घर से निकली वैशाली उस वक्त एक कॉल, और फिर जहां पे लाश मिली वहां पे एक उसी वक्त टाइम के आसपास एक दूसरी कॉल। तो 2 कॉल, जो आखिरी 2 कॉल वैशाली के मोबाइल पर आया वो बबीता का था। अब बबीता एक नया कैरेक्टर एंट्री मारती है। तो पता चला, पति से पूछा गया बबीता कौन है, तो उसने कहा कि वैशाली की बहुत ही करीबी दोस्त है, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन पुलिस को अब शक था कि कत्ल से ऐन पहले घर से निकलने के बाद आखिरी 2 कॉल बबीता का ही है, तो उससे पूछताछ करें। इसी दौरान में सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा था। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो सीसीटीवी कैमरे में 27 अगस्त की शाम को बबीता उसी नहर की तरफ नजर आई, एक जगह पर जहां पे ये कार मिली थी, उससे कुछ दूरी पर। तब पुलिस के कान खड़े हुए। एक तो आखिरी 2 कॉल बबीता का, और जहां पे लाश मिली मौका वारदात से कुछ दूरी पर बबीता की आखिरी मूवमेंट एक कैमरे में कैद। पुलिस ने कहा पक्का ये कातिल है, अब तो कोई शक ही नहीं। इसके बाद अब पुलिस की टीम बबीता के घर पहुंचती है। लेकिन जब वो बबीता के घर पहुंचती है और बबीता से मिलती है तो खुद पुलिस वाले अजीब से उलझन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, क्या बोले उससे, कैसे पूछताछ करें। पता चला कि बबीता 9 महीने की प्रेग्नेंट है, 9 मंथ्स, 9वां महीना शुरू हो गया है। और यह भी पता चला कि अब किसी भी दिन डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि 9 मंथ चालू है और डॉक्टरों ने कहा कि कभी भी वो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। अब उसकी शारीरिक रूप से चूंकि गर्भवती महिला, अब पुलिस को लगा कि 9वां महीना है, ये गर्भवती है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। और वहाँ ये एक कत्ल की तफ्तीश के लिए उसको इंट्रोगेट करने आए, जिसके आखिरी 2 बार मोबाइल पे कॉल है, मौका वारदात से कुछ दूरी पर उसकी एक कैमरे में मौजूदगी है। कहीं पूछताछ के दौरान इसे कुछ हो ना जाए, पेट में बच्चा है, उसकी भी जान को खतरा हो जाएगा, फिर तो पुलिस की फजीहत ही हो जाएगी। पुलिस ने उससे यूं सरसरी बातचीत की। उसने कहा कि आपकी एक दोस्त वैशाली, तो उसने बताया हाँ। तो उसने कहा उनकी लाश मिली है, वो रोने लगी। पुलिस ने उसे दिलासा दिया और नॉर्मल पूछताछ करके पुलिस वहां से निकल गई, सिर्फ इसलिए कि एक 9 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी, कभी भी डिलीवरी, और अगर कहीं कुछ सख्ती पूछताछ हुई तो फिर गड़बड़, उल्टा पड़ जाएगा केस। इसके बाद पुलिस और अपनी तफ्तीश करती है, पूरे बलसारा परिवार को खंगालती है, पड़ोसियों को खंगालती है, वैशाली की जिंदगी को टटोलती है। लेकिन कोई ऐसी चीज, कोई अजीब सी चीज पता नहीं चलती जिससे कि ये लगे कि कातिल कोई और है। घूम फिर कर वो 2 सुराग, 2 सबूत पुलिस को बार बार बबीता पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब इधर दिन निकला जा रहा है, बबीता प्रेग्नेंट है, क्या करें। फिर पुलिस की एक टीम कहती है कि ठीक है चलो, कुछ महिला पुलिस वालों के साथ नॉर्मल बातचीत पहले कूल करेंगे, फिर पूछताछ करेंगे। पुलिस की टीम अब दोबारा जाती है बड़ी हिम्मत करके और बबीता से फिर पूछताछ करती है। तो बबीता कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में। अब यहां पुलिस झूठ बोलती है। पुलिस कहती है कि ठीक है आप नहीं है, लेकिन पहले 2 चीजें आपको बताऊं। एक 2 कॉल है जो आपने किए। उसने कहा मेरी अपनी सहेली से अक्सर बातें हुआ करती थी और ये नॉर्मल है। और पुलिस ने देखा वाकई कॉल डिटेल में अक्सर दोनों की बातें हुआ करती थी, बल्कि खूब बातें हुआ करती थी। फिर पुलिस ने दूसरा कहा कि आपका लोकेशन 27 अगस्त को वहां के करीब था। पहले तो उसने कहा कि नहीं मैं तो गई नहीं, लेकिन पुलिस ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, ये रहा, तो आप बोले तो दिखा दें, सीसीटीवी कैमरे में आपकी मौजूदगी। फिर कहती है हाँ मुझे याद आया, मैं गई थी, लेकिन मैं वहां तक नहीं थी जहां पे ये गाड़ी मिली या लाश मिली। पुलिस ने कहा वहां तक नहीं थी, ये सच कह रही है। अब यहां से पुलिस को लगा कि कैसे और खुरे दे। पुलिस ने एक झूठ बोला। पुलिस ने झूठ बोलने के लिए पहले गुमराह किया। उसने कहा यह कबूल तो कर नहीं रही। पुलिस ने कहा अच्छा ये बताए कि जब आप वहां गई और आप चली आई और आप, अच्छा उसने ये भी बताया था कि हाँ मैं गई थी और मैं मिली थी, पर मैं मिलने के बाद चले गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। तो पुलिस ने कहा कि जब आप गई उस जगह पर नहर से पहले काफी, बाद में गाड़ी कहीं और मिली थी, आप कहीं और थोड़ी दूर पहले मिली थी। उसने कहा था मैं मौका वारदात पर नहीं मिली थी, पहले मिली थी। तो बोला हाँ वो कहीं से गुजर रही थी, उसका फोन आया और उसी वक्त फोन था। तो उसने कहा मैं भी इधर से गुजर रही हूँ, मिल लेते हैं। हमने मिल लिया। तो कहता था ये बताएं कि उस गाड़ी में आपने किसी को देखा था?
वैशाली के अलावा। बबीता कहती है कि हाँ 2 लोगों को देखा था, वो दोनों गाड़ी में थे वैशाली के साथ। अब पुलिस इसके बाद जो झूठ बोलती है वो ये कि एक तस्वीर निकालती है और तस्वीर निकालकर एक शख्स की बबीता के सामने रख देती है। कहती है कि जो 2 लोगों को आपने देखा उनमें से एक ये तो नहीं था। बबीता फोटो देखती है और कहती है हाँ यही था। अब जैसी बबीता ये इकरार करती है कि यही शख्स था, पुलिस कहती है पहली बार कि देखिए आपका लिहाज कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आप अब और ज्यादा झूठ मत बोलिए। ये तस्वीर किसकी है हमें खुद पता नहीं, ये तो हम थाने से उठाकर ले आए और सिर्फ आपको दिखाना चाहते थे। आपने कहा 2 लोग थे, आपने कहा यही बंदा है, और इस बंदे का दूर दूर तक ये शहर का भी है कि नहीं मालूम, ये तो आपका टेस्ट ले रहे थे। तो हमारे पास कैमरा भी है, सीसीटीवी की फुटेज है, हमारे पास आपके कॉल के वो सारी चीज़ें हैं, और आप झूठ बोल रही हैं। आप बचेंगी नहीं। तो अब जो भी सच है वो बोल दीजिए। अब यहाँ पे पहली बार बबीता को लगा कि वो गिर गई। फिर उसने कहा ठीक है मैं सच बताती हूँ। अब 9 महीने की एक गर्भवती लेडी जो कभी भी माँ बनने जा रही है, वो एक कहानी सुनाती है। कहती है करीब साल भर पहले इस वलसाड में मैं आई, इस इलाके में रहना शुरू किया। ऐसी एक किसी गैदरिंग के दौरान मेरी वैशाली से मुलाकात हुई। हम दोनों के मिजाज और शौक बड़े मिलते थे। जल्दी हम दोनों घुल मिल गए, दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इस बीच में मुझे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, पैसों की ज़रूरत थी। मैंने वैशाली से कुछ पैसे मांगे, वैशाली ने दे दिए। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ और ज़रूरत हुई, मैं मांगती रही, वो देती रही। करीब 25 लाख रुपए, 25 lakhs अलग अलग वक्त में वैशाली ने मुझे दिए। मैंने उसे एक वक्त बताया था लौटा दूंगी, लेकिन इत्तेफाक से मैं लौटा नहीं पाई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब जो भी मैं टाइम देती फिर वो टाइम निकल जाता, पैसे नहीं लौटा पाती। अब उधर वैशाली लगातार मुझसे पैसे मांग रही थी और मुझे लगा कि ये पैसे तो लौटाने पड़ेंगे, कब तक उससे झूठ बोलेंगे, और पैसे है नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये पैसे ना लौटाऊं, इसके लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे। तो उसमें कुछ फ्रेंड्स को मैंने फेसबुक पे ही मैसेज करके भरोसे में लिया। मैंने कहा कि नाम तो नहीं लिखा। मैंने कहा कि मेरी दोस्त है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ और मैं उसे रास्ते से हटाना चाहती हूँ, तो कोई मेरी मदद करेगा। अब इत्तेफाक से इसके जो फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में 2 दोस्त ऐसे थे जो सुपारी किलर थे। जब उन्होंने भरोसे में लेकर बातचीत की और इसने अपना बताना शुरू किया तो वो दोनों तैयार हो गए, पर उन्होंने कहा कि हम 10 लाख रुपए लेंगे मारने के लिए। फिर मोलतोल शुरू हुआ, सौदा 8 लाख रुपए में पटा। बबीता 8 लाख रुपए देने को तैयार हो गई। इसके बाद 27 अगस्त की शाम को बबीता ने फोन किया वैशाली को कि वैशाली तुम्हारे 25 लाख तो एक साथ नहीं लौटा पा रही, लेकिन उसमें से 8 लाख रुपए मैं तुम्हें आज दे देती हूँ, तो 8 लाख रुपए तुम ले लो, आ जाओ मुझसे मिलने। वैशाली को लगा कि चलो आज पैसे दे रही है, तो अपनी गाड़ी से निकली। उसने उसी नहर के किनारे उसे बुलाया। उससे पहले जहां पे ये गाड़ी छोड़ी थी लाश के साथ, उससे कुछ और पहले ये अपनी स्कूटी से पहुंची जो बबीता है। जैसी वैशाली की कार आई, वो उस कार में बैठी, ये अपने साथ 2 लोगों को ले गई थी। दोनों को बताया इसने वैशाली को कि ये मेरे कज़न है, चूंकि 8 लाख रुपए था, अकेले लेकर इतनी बड़ी रकम आ नहीं सकते, तो इनको साथ लेकर आई। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा चल गाड़ी में बैठकर तुम गिन लो। वो दोनों सुपारी किलर थे, गाड़ी में बैठे। जैसे ही गाड़ी में बैठे उनमें से एक ने पहले से ही क्लोरोफॉर्म रखा हुआ था, वैशाली को सूंघाता है, वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसका गला घोंटता है, वैशाली दम तोड़ देती है। फिर स्कूटी से इधर बबीता वापस आ जाती है। वो दोनों उस कार को ड्राइव करके ले जाकर नहर के किनारे लगा देते हैं और लाश को पीछे की सीट पर रख देते हैं, उसके मोबाइल पर्स को ले लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो 8 लाख रुपए जो वैशाली बबीता को देने के नाम पर उसे वहां बुलाई थी, वो 8 लाख रुपए सुपारी किलिंग की फीस के तौर पर उन दोनों सुपारी किलर को वो सौंप देती है। तो 8 लाख रुपए के नाम पर बुलाया, लेकिन ये 8 लाख रुपए उसी के कत्ल के लिए सुपारी के तौर पर उसने दे दी। दोनों कातिल निकल गए। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, फिर दोनों कातिलों को ढूंढा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अजीब चीज ये थी कि जब पूरी सच्चाई सामने आई तो हरीश बलसारा यानी कि वैशाली का शौहर पति हस्बैंड, वो हैरान रह गया कि उसकी वाइफ वैशाली ने अपनी दोस्त बबीता को अलग अलग किस्तों में 25 लाख रुपए दिए और उसने कभी घर में इस बात का जिक्र नहीं किया। उसे पति को मालूम ही नहीं, उसे ये भी नहीं मालूम कि उसकी पत्नी ने ये 25 लाख रुपए कहां से कलेक्ट किए, कहां से जमा किए, कहां से लाई।
उसका कहना था कि हमें मालूम ही नहीं था, और इसीलिए जब उसने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई 27 को तो उसमें कहीं पैसों का जिक्र नहीं था। उसे ये भी पता नहीं था कि उसने बबीता को उधार दे रखा है। तो 25 लाख की रकम का रहस्य क्या था ये उसे नहीं मालूम, और ये 25 लाख रुपए की रकम का रहस्य क्या है ये शायद अब किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वैशाली तो अब इस दुनिया में है नहीं जो सच बता सके। लेकिन कुल मिलाकर एक 9 महीने की गर्भवती महिला, कहानी का जो निचोड़ है वो ये, जो एक जिंदगी को जन्म देने वाली किसी भी दिन, उस जन्म से पहले वो एक की जिंदगी को छीन लेती है, वो भी अपनी ही दोस्त की। तो जो मैंने शुरू में कहा कि शायद एक मिसिंग लिंक था, वो ये था। मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी प्रेग्नेंट लेडी या गर्भवती महिला ने, जब वो किसी बच्चे को जन्म देने जा रही हो और उस वक्त वो किसी की जिंदगी छीनने की साजिश बुन रही हो, शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई स्टोरी ऐसी कवर की है। तो उन रिश्तों में और उन चीज़ों में शायद ये एक और नई कड़ी जुड़ गई। तो आज कहानी में इतना ही।